हमीरपुर ज़िला के दौर की कि 72 से पहले किस तरह का दौर था हमीरपुर ज़िला का और 72 के बाद किस तरह से चीज़ें बदली, किस तरह से विकास की कड़ियाँ जुड़ती गई और नए आयाम स्थापित होते रहे। आपने देखा होगा कि ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। देश 75वां स्वतंत्रता वर्ष मना रहा है अमृत महोत्सव के तौर पर। प्रदेश 50 साल पूरे करके पूर्ण राज्यत्व दिवस के 51वें साल में चल रहा है और जिला हमीरपुर 49 वर्ष पूरे करके 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक अवसर है। इस शुभ अवसर पर पहले तो मैं सभी जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक आधी सदी के लगभग का समय जिले ने बिताया है। इसमें रिकॉर्ड विकास भी हुआ है और 1972 तक हमीरपुर एक तहसील थी, जिला कांगड़ा थी और शायद इतिहास का पहला जिला होगा जहाँ जब तहसील थी तो क्षेत्र ज़्यादा था, जब जिला बना तो क्षेत्रफल कम हो गया, क्योंकि कुटलाड का क्षेत्र जो इसी ज़िले में पहले था तहसील के तौर पर, वो ऊना ज़िले में शामिल कर दिया गया। प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला होने के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विकास के मामले में हमीरपुर जिला सदा अग्रणी जिला रहा है। साक्षरता के क्षेत्र में जहां केरल के बाद हिमाचल का नाम आता है, हिमाचल में पहला जिला, सबसे ऊपर जिला हमीरपुर है। अनेकों शिक्षा संस्थान होने के कारण शिक्षा की सुविधाएं बहुत उपलब्ध है और अधिकतर परिवारों में फौजी परिवार होने के कारण मैं भूतपूर्व सैनिकों को श्रेय देता हूँ। उन्होंने शुरू के वर्षों में बहुत मेहनत की, अनेकों नए स्कूल खोलने के लिए, डिस्पेंसरी खोलने के लिए अपनी पेंशन का डोनेशन देते थे ताकि कोई स्कूल खुल सके, कोई इंस्टीट्यूशन चल सके, क्योंकि वो चाहते थे कि वो सिपाही भर्ती हुए तो उनके बेटे तो अफसर बने, तो उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा उनका विकास हो और वो जीवन में आगे बढ़े। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ साक्षरता दर बढ़ा, रोजगार बढ़ा, लोगों की इनकम, मनी ऑर्डर इनकम जैसे जिसको बोलते थे पहले, बाहर से कमाई करके पैसे भेजना घर में, तो घर में है तो अच्छा मकान बनाना या उसको स्मॉल सेविंग में इन्वेस्ट करना, लघु बचत में ये जिला प्रदेश भर में हमेशा प्रथम रहा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रदेश में हमीरपुर जिले का विशेष स्थान रहा है। यहाँ का NIT हो, मेडिकल कॉलेज हो, हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो, सैनिक स्कूल हो, वो सब यहाँ पर है। प्रदेश का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड भी सुजानपुर का हमीरपुर ज़िले में है। तो इसके कारण खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिला, खिलाड़ी भी काफ़ी निकले। एथलेटिक का ट्रैक यहाँ बना हुआ है, तो बहुत सारे एथलीट्स जो है वो हमीरपुर ज़िले से हैं, हिमाचल के, और बाकी जिलों के एथलीट भी आके यहाँ पर या धर्मशाला में ट्रेनिंग लेते हैं। तो शिक्षा का केंद्र, स्पोर्ट्स का केंद्र, फौजी नर्सरी, एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन का यहाँ स्थापना होना, सैनिक वेलफेयर का ऑफिस यहाँ होना, ये सारी बातें इस बात का द्योतक है कि सारा फौजी क्षेत्र है। जी सर, हमीरपुर जिला रहा हमेशा, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, लेकिन यहाँ के आयाम छोटे नहीं हैं। जैसा कि सर ने बताया कि चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मेडिकल सुविधाओं की बात हो, हर एक सुविधा हमीरपुर जिला में मिली है। सर, हम दोबारा से जाएंगे 72 के दौर से पहले। आपका जुड़ाव लोगों के साथ हमेशा से ही रहा है, लोगों के बीच आप हमेशा से रहे हैं। तो 72 से पहले किस तरह से विकास को लेकर लोग यहाँ पर जागरूक थे? क्या मांगे आपके पास लेकर आते कि क्या उनकी मूलभूत सुविधाएं या ज़रूरतें हैं, और किस तरह से 72 के बाद ये बदलाव आया, किस तरह की मांगे लोगों में रही, और आज का दौर कहाँ पर हमीरपुर जिला स्टैंड कर रहा है? लोगों को किस तरह की मूलभूत सुविधाएं, किस तरह की सुविधाएं आज के दिन हमीरपुर जिला में चाहिए होती हैं? देखिए, पहले सड़क की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा इतनी उपलब्ध नहीं थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमीरपुर का सबसे बड़ा अधिकारी तब तहसीलदार होता था।
तो उसके बाद ये आज तो 5 सब डिवीज़न यहाँ हो गए। डीसी यहाँ पे, एसपी यहाँ पे, चीफ इंजीनियर के ऑफिस हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे हैं, जिनके लिए धर्मशाला जाना पड़ता था। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर धर्मशाला था और सड़क के संसाधन नहीं थे। हमीरपुर से अवाध देवी के लिए एक बस चलती थी, और वो भी कभी आती थी कभी नहीं आती थी, प्राइवेट बस थी। तो अक्सर हम लोग पैदल जाया करते थे। हमीरपुर जाना, पैदल जाना एक नॉर्मल सी बात थी। सड़क की सुविधा नहीं, शिक्षा की सुविधा नहीं। जब हम पढ़ते तो हम यहाँ से या तो भोरम जाते या हमीरपुर जाते या टाउन देवी पढ़ने जाते। टाउन देवी में डीएवी स्कूल तो प्राइवेट था, गवर्नमेंट स्कूल भोरम था या हमीरपुर में था। तो शिक्षा भी बड़े दूर से जब हम पढ़ते थे मैट्रिक में, तब भी बच्चे नॉर्मली 10-15 किलोमीटर से पढ़ने के लिए आते थे। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1972 से पहले क्या स्थिति होगी। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली, विकास होता गया, सड़कों से हर गांव जुड़ गया, शिक्षा के संसाधन अधिक उपलब्ध हो गए। हमारे टाइम में कोई कॉलेज यहाँ नहीं था, एक कॉलेज धर्मशाला में होता था। तो सब अक्सर लोग पढ़ने के लिए जालंधर या होशियारपुर जाया करते थे। और 1966 से पहले तो था भी पंजाब का हिस्सा। तो इस करके वो पिछड़ा हुआ इलाका था। जिला बनने के बाद इसमें एक नई गति आई, कॉलेज भी मिला और सुविधा भी मिली, हॉस्पिटल की सुविधा बढ़ी, सड़कों की सुविधा बढ़ी, शिक्षा की सुविधा बढ़ी, हर क्षेत्र में जिला आगे बढ़ा। 1972 में हमीरपुर जिला के साथ साथ ऊना और सोलन जिला भी बने थे। इसी तर्ज पर सर आज भी कुछ क्षेत्रों में जिला की मांग उठ रही है कि उन्हें भी जिला अपने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र हैं कुछ जिलों के, तो उनसे निकलकर कुछ क्षेत्र से मांग उठ रही है कि उन्हें अपना जिला बनाया जाए ताकि वहाँ पर भी तरक्की अच्छे तरीके से हो पाए। आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, क्या ज़रूरत है, किस तरह से इस जो मांग चली है प्रदेश भर में अन्य जिलों की मांग को लेकर, इस संदर्भ पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर क्षेत्र का अपना कारण होता है। एक तो जेन्युइन कारण होता है जो भौगोलिक कारणों से होता है, दूरी के कारण होता है, कनेक्टिविटी ना होने के कारण होता है। एक होता है पॉलिटिकल कारण कि आपको जिला मिल रहा है तो मेरे गांव का जिला क्यों ना हो, तो वहाँ जिला बन रहा है तो यहाँ क्यों ना बने। अब जिस व्यक्ति को संसारपुर टेरेस से धर्मशाला जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए, उसके लिए बड़ी जेन्युइन डिमांड है। लेकिन वहाँ से 10-20 किलोमीटर में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर कहेगा जिला धर्मशाला से मेरा अलग कर दो, तो आपको मिलेगा कि ये तो सिर्फ डिमांड पॉलिटिकल है। तो सरकार को तो मौके की सरकार को निर्णय लेना होता है, वो सर्वे करवाए या कोई आयोग बना के पुनर्गठन का पूरा प्रस्ताव रखे, जिलों का ही पुनर्गठन हो। इसमें भौगोलिक कारण, प्रशासनिक कारण, जोग्राफिकल कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण ये देख के फिर गठन होगा तो ठीक होगा। अन्यथा केवल अगर डिमांड होगी तो एक बार केवल कांगड़ा और शिमला वाले नहीं मांगेंगे, मंडी वाले नहीं मांगेंगे, शिमला भी अलग जाता है, रोड वाले चाहते हैं वहाँ जिला बने, रामपुर वाले चाहते हैं वहाँ जिला बने, जुबल कोटखाई वाले चाहते हैं वहाँ जिला बने, ठोक वालों को अपना क्लेम है, मंडी वालों में सरका घाट वालों का अपना क्लेम है, सुंदरनगर का अपना होगा, करसोग का अपना है। तो जब एक बार शुरू होगा तो फिर बहुत लंबी लिस्ट होगी। तो इसका जब तक आप साइंटिफिक कारण नहीं बनाएंगे, कोई राजनीतिक कारणों से नहीं, भौगोलिक प्रशासनिक कारणों से उसके आवश्यकता को परखेंगे, तभी जाके ठीक होंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सही कहा सर। राजनीति को छोड़कर भौगोलिक और अन्य सुविधाओं को देखकर ही जिलों के निर्माण होने चाहिए। अगर ज़रूरत है तभी जिलों का निर्माण कार्य जो वाजिब मांग है उसको मानना चाहिए। सर, हमीरपुर ज़िला की बात करेंगे। आपने हमीरपुर ज़िला के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे
शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों को अन्य सुविधाओं के मामले हो। लेकिन सर आपका क्या कभी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है हमीरपुर को लेकर, कुछ ड्रीम, कोई सपना आपका जो आज भी आप पूरा करना चाहते हो, उस समय भी देखा हो, आज भी उस चीज़ की ज़रूरत आपको लगती हो और आप चाहते हो कि आपके ज़िला में, हमीरपुर ज़िला में लोगों को ये सुविधा होनी चाहिए, या ये कोई सपना आपका पूरा करना चाहते हो? मेरा सपना कभी क्षेत्र के हिसाब से या एक ज़िले या दो ज़िलों के हिसाब से नहीं रहा। जी, मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश को एक इकाई मार्केट करके माना है। छोटा सा प्रदेश है, देवभूमि है, मेहनती लोग हैं। मेरा सपना तो अगर आप कहें तो वास्तव में ये है कि हर गांव सड़क से जुड़ा हो। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा हर गांव में मिले। जब गांव सड़क से जुड़ जाता है तो विकास होता है। मेरा गांव सड़क से जुड़ा होगा तो मुझे दिल्ली हमीरपुर जाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर पैदल जाना पड़ेगा तो मैं अवॉइड करूँगा। तो सड़क से जुड़ना, और जो बच्चा पैदा हो वो स्वस्थ हो, स्वस्थ रहे, स्वस्थ स्वास्थ्य की सुविधाओं से रहे, हर बच्चे को शिक्षा के पूरे अवसर मिले, रोजगार या स्वरोजगार में लगे। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसे संसाधन हो कि अपने गांव में रह कर भी वो कुछ काम कर सके। इसलिए मैंने कहा एक इंटरव्यू में कि हर्बिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और हर्बिकल्चर, खेती बाड़ी को जब तक विकसित नहीं करेंगे, बागवानी को विकसित नहीं करेंगे, पुष्प उत्पादन लेने लगेंगे, जड़ी बूटी पैदा नहीं करेंगे, तब तक हिमाचल प्रदेश के लोगों के आय के साधन ठीक नहीं बन सकते। जी सर। इसलिए हमने अपने टाइम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान समृद्धि योजना लाई, जिसमें पॉली हाउस में 85% से 90% तक की सब्सिडी दी। और उसका परिणाम हुआ जो जो प्रदेश 250 करोड़ की सब्जी, ऑक्सीजन वेजिटेबल बेचता था, गैर मौसमी सब्जी, तो 2011 में उसने 2250 करोड़ की सब्जी बेची। तो 250 करोड़ से 2250 करोड़ तक पहुँचना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सेब की अलग अलग वैरायटी बाहर से इंपोर्ट की गई ताकि पौध बदली जाए, प्रोडक्शन बढ़े। हिमाचल में 5 से 7 टन सेब एक हेक्टेयर में पैदा होता है, जबकि अन्य देशों में, न्यूजीलैंड और पश्चिम के अन्य देशों में 65 मीट्रिक टन तक की प्रोडक्शन एक हेक्टेयर में होती है। तो उनसे कम्पीट करना, अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई, विश्व का एक गाँव छोटा सा, तो आप अकेले सर्वाइव नहीं करते। आज आप ब्रेकफास्ट दिल्ली करते हो, लंच आप जाकर लंदन करते हो, और डिनर के लिए आप न्यूयॉर्क पहुंच जाते हो। तो उस करके हमें उसी वर्ल्ड लेवल का योग्यता दिखानी पड़ेगी, वो कम्पीट करना पड़ेगा। इसके लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हों। इजराइल में वो सेब को उसके साइज़ के हिसाब से छांटते थे कोल्ड स्टोरेज में रखने के, और उसका अट्रैक्शन होता है एक के बराबर साइज़ के सारे सेब, छोटा बड़ा नहीं, छांटने अलग, बड़े वालों का अलग हो जाए, छोटे अलग हो जाए। हमने हिमाचल प्रदेश में 4 ऐसे यूनिट स्थापित करवाए जहाँ पैकेजिंग के पहले और रंग के हिसाब से भी कर सकते थे कि लाल है तो पूरा लाल है, पीला है तो पूरा पीला है, हरा है तो पूरा हरा, साइज़ का भी, तो और इम्प्रूवमेंट करके कम्पीट कर सके। और हमारे टाइम में 99 में या 2000 में इंग्लैंड में सारे सेब चेक किए गए, तो किन्नौर का एप्पल वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड में किन्नौर का सेब सबसे बढ़िया माना गया। इस करके वर्ल्ड क्लास में आने के लिए एक मैं और आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारी घासनियाँ होती हैं, जहाँ सिर्फ घास होता है, उसमें अलग जिस खेत में 50 रुपए का घास होता था, वहाँ हमने लेवेंडर की खेती करवाई। और लेवेंडर घास जो है उससे जो रस निकालते हैं उसे आप सेंट में खुशबू डालने के लिए यूज़ करते हैं, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए। जो घास 50 रुपये में उसके कहानी का बिकता था, वहाँ 1 किलो जूस के लिए 3000 रुपया उस टाइम मिलता था। हमने चंबा के सलूनी में शुरू किया, और सलूनी में ही कारखाना लगवाया उसका, घास को उठा के कहाँ जाएगा।
तो सुलूनी में ही एक्सट्रैक्ट किया गया उसका जूस जो था, और वहाँ से उसे बिकने का मौका मिला। तो किसान को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बार इंग्लैंड के हाई कमिश्नर मुझे मिलने आए, तो उन्होंने पूछा क्या क्या सोचते हो, कैसे हिमाचल सुदृढ़ हो सकता है। तब मैंने कहा था कि हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और हर्बिकल्चर को विकसित करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हर्बिकल्चर? जी। आपको हैरानी होगी, सारे देश की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका 7.32%, 7.32% हिंदुस्तान में, हिमाचल में है। क्योंकि आपका जलवायु पंजाब जैसा गर्म भी है, मॉडरेट क्लाइमेट का भी है, जो मध्य हिमालय के क्षेत्र है, और कोल्डेस्ट डेजर्ट, सबसे ठंडा जो मरुस्थल है वो आपका स्पीति में है। तो हर तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, कई मेडिसिनल प्लांट के पार्क्स बनाए थे। चंपा में मुझे याद है कि मोहन लाल जी हमारे मंत्री थे, उनके चुनाव क्षेत्र में तीसरा के पास 6000 फीट की हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पर किया, मनाली में गया था। तो वहाँ से जो पैदा होते हैं सब हर्ब्स, जड़ी बूटी, उसको साइंटिफिकली दोहर करे थे, वैज्ञानिक तौर पे, कि ऐसे निकालते रहते जैसे उखाड़ते रहे तो ख़त्म हो जाती है। दुर्लभ जो जड़ी बूटी है उसको बचाना भी है और उसको कमर्शियल बेस पे तैयार करना। ऐसी अनेकों बातें, हमें बड़ा लंबा कोई इंटरव्यूअर करना आपने, जी। तो बहुत कुछ किया जा सकता है संसाधन को जुटाने के लिए। हमीरपुर में भी एक्सपेरिमेंट हुआ, आपने देखा हमीरपुर सूखा जिला माना जाता है। जी सर, केवल वर्षा के आधार पर यहाँ पे खेती की जाती 98 से 2003 के बीच हमने चेक डैम्स यहाँ लगवाए, है। जी। और वाटर लेवल जहाँ देश भर में डाउन गया वहाँ हमीरपुर जिले में 2 मीटर ऊपर आ गया, जी। और उसके कारण लोगों ने सब्जी उगानी पैदा की, और पहले ही साल में 1 करोड़ की सब्जी हमीरपुर के किसानों ने बेची, जो लोगों को विश्वास नहीं होता था। फिर हम जायका प्रोजेक्ट लाए, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के माध्यम से, जिसमें अरबों रुपए वहाँ से मिले, और खेती बाड़ी में के इस इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जिले चुने हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी। अब शायद 7-8 जिले उसमें शामिल हो गए हैं, वो प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है। और जब जापान के एम्बेसडर और ऑफिसर यहाँ आए हमीरपुर में, उस कार्यक्रम का हम लॉन्च कर रहे थे, तो हमीरपुर के किसानों ने कमाल की थी, जो जापान में सब्जी पैदा होती है वो सब्जी यहाँ पैदा करके उनको पेश की। तो इनोवेटिव है, मेहनती है हमारा किसान, उसको अवसर देना, उसको चांस देना, उसको टेक्नोलॉजी देना, उसको आवश्यक सुविधाएं देना ही जरूरी है। तो देंगे अगर, तो जब तक आप गांव को स्ट्रेंथ नहीं करोगे, गांव के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। जी सर, जी सर। देश को अगर सुधारना है, अच्छा बनाना है, शिक्षा हो चाहे किसी क्षेत्र में भी, इसलिए 2007 से जो डिपार्टमेंट कहते थे तो निकम्मे हैं, जिस मंत्री को इग्नोर करना शुरू किया था, तो मैंने अपने पास रखे थे, खेत, एग्रीकल्चर, पशुपालन, कोऑपरेटिव, जी सर। और हर डिपार्टमेंट में हमने योजना लेके आए। पशुपालन के लिए हमने दूध गंगा योजना चलाई थी, महिलाओं को गाय और भैंस उपलब्ध करवा के, और सारा दूध इकट्ठा करके उसको प्रॉपरली तैयार करना। चिलिंग प्लांट हमने रामपुर में लगाया दूध का, जो पहले दूध का पाउडर बनाने के लिए पंजाब में ले जाते थे, जी। फिर पंजाब से पाउडर बन के वापस रामपुर आता था। हमने रामपुर में ही उसको चिलिंग करना शुरू की, तो आने जाने की ट्रैफिक के पैसे लगते थे, वो बच गए। ऐसे अनेकों इनोवेटिव काम थे, उनको लगातार पोलिटिकल कंसिडरेशन के बगैर, या कि किसी ने शुरू किया उसको छोड़कर, उनको अगर फॉलो किया जाए तो प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है। गांव में पैसा आएगा तो गांव वाला आदमी कोई ब्लैक मनी तो करेगा नहीं, जी। वो कपड़ा खरीदेगा, जूता खरीदेगा, बच्चों के लिए कुछ लेके देगा, उनकी शिक्षा पे खर्च करेगा, पैसा सर्कुलेशन में आएगा। जी सर। अमीर आदमी की जेब में जाएगा तो बैंक में, विदेश में ब्लैक मनी के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा। गरीब के पास, किसान के पास, पशुपालक के पास, दूध उत्पादक के पास, फल उत्पादक के पास पैसा जाता है, तो वो पैसा सर्कुलेशन में आता है, और प्रदेश की, देश की, इलाके की इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथन होती है।
सर बहुत अच्छा है कि कृषि के क्षेत्र में हमें कार्य करने की ज़रूरत है, हालाँकि हो भी रहा है। स्कीमें सरकार की ओर से लाई जा रही हैं। जब आप मुख्यमंत्री हैं, आपने भी काफ़ी बेहतरीन कार्य एग्रीकल्चर विभाग को लेकर, चाहे अन्य कोई भी किसानों से जुड़े विभाग उनको लेकर किया था। सर हमीरपुर ज़िला की बात करेंगे, अंत में हमीरपुर ज़िला का आज स्थापना दिवस है। आपकी ओर से हमीरपुर ज़िला के लिए और प्रदेशवासियों के लिए कोई संदेश? हमीरपुर के लोगों से ही अपील है कि क्षेत्रफल के हिसाब से आपका ज़िला सबसे छोटा है और उपलब्धियों के हिसाब से बहुत बड़ा है। आओ इस आकार को और बढ़ाएं। ज़मीन और क्षेत्र तो हम बढ़ा नहीं सकते, अपनी उपलब्धियां अपनी मेहनत ईमानदारी के माध्यम से और बढ़ा सकते हैं। आओ हम हमीरपुर ज़िले को सारे विश्व के लिए एक आदर्श जिला बना के प्रस्तुत करें। इसमें जिसका जितना योगदान होगा उसका उतना धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया सर हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये थी खास मुलाकात हिमाचल प्रदेश के 2 बार रहे